हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज पढ़ने जा रहे हैं लांगमियर थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। देखिए, लांगमियर ने जो एडजॉर्प्शन थ्योरी दिया था वो किसके लिए दिया था? वो दिया था गैस मॉलिक्यूल्स अगर सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहे, उनके लिए ये थ्योरी दिया था, मतलब इसमें गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? एडजॉर्बेट, और सॉलिड सरफेस क्या हो गया? एडजॉर्बेंट। तो हम देख लेते हैं, वो कुछ अजम्पशन दिए थे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अजम्पशन दिए थे। उस अजम्पशन को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहला अजम्पशन जो था हमारा था, द एडजॉर्ब गैस बिहेव्स आइडियली इन वेपर फेज। मतलब ये जो गैस एडजॉर्ब हो रहे हैं ना, वो आइडियल बिहेव करते हैं। ये गैस आइडियल बिहेवियर दिखाना चाहिए। मैं आपको बताया था कि आइडियल बिहेवियर गैस कब दिखाते हैं? आइडियल बिहेवियर गैस तब दिखाते हैं जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। हम इस दोनों कंडीशन को भी अप्लाई करके देखेंगे जब इसका लांगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे। उस कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे कि वो वर्क करता है कि नहीं। तो ये पहला अजम्पशन था। और सेकंड वाला जो अजम्पशन था, ओनली ए मोनोलेयर इज फॉर्म्ड बाय द एडजॉर्ब गैस। मतलब इसमें मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये सॉलिड का सरफेस है, यहां पर जो गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं वो एक मोनोलेयर पे हो रहे हैं। मोनोलेयर पे मतलब सिंगल लेयर, मोनो मींस होता है सिंगल, वो एक मोनोलेयर पे हो रहे हैं। मतलब मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन यहां पर नहीं हो रहा है। मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन के लिए ये थ्योरी वैलिड नहीं है। ये थ्योरी सिर्फ मोनोलेयर एडजॉर्प्शन के लिए वैलिड है। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज होमोजीनियस। मतलब सॉलिड का जो सरफेस है पूरा होमोजीनियस है। मतलब मगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ अजम्पशन के लिए लिए थे, क्योंकि इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए। द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज होमोजीनियस सो दैट ईच बाइंडिंग साइड हैज सेम अफिनिटी फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या बनता है? मान लीजिए ये जो सरफेस के ऊपर बाइंडिंग साइड सब बना हुआ है, बाइंडिंग साइड ऐसे ऐसे बना हुआ है। मतलब मान लीजिए एक सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे बाइंडिंग साइड है। मतलब बाइंडिंग साइड का मतलब जो साइड इस गैस मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखेंगे, एडजॉर्ब करके रखेंगे। तो ये मान लीजिए ये हमारा हो गया बाइंडिंग साइड, ये बाइंडिंग साइड ये हो गया। तो इसका सबका सेम अफिनिटी है। होमोजीनियस सरफेस का मतलब इस सबका सेम अफिनिटी है। मतलब ये साइड गैस मॉलिक्यूल को जैसे एडजॉर्ब करेगा, ये साइड भी वैसे एडजॉर्ब करेगा, और ये साइड भी वैसे एडजॉर्ब करेगा, और सारे सरफेस सेम टाइप पे एडजॉर्ब करेंगे। कोई ज्यादा नहीं करेगा कि कोई कम नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमारा थर्ड पॉइंट भी आप समझ लिए। अभी हम देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट। देयर इज नो लेटरल इंटरेक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। मतलब लेटरल इंटरेक्शन का मतलब, लेटरल मतलब साइडवाइज इंटरेक्शन। मतलब यहां पर अगर ये एक सरफेस है, इसका ऊपर ऐसे ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हुए हैं, तो मान लीजिए ये हमारा, इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल के साथ या इस मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है लेटरल इंटरेक्शन। मतलब इसका साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लेटरल इंटरेक्शन। और इसको वो क्या बोले कि देयर इज नो लेटरल इंटरेक्शन, मतलब लेटरल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। फोर्थ वाला अजम्पशन है, द एडजॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स आर लोकलाइज्ड, दे डोंट मूव अराउंड द सरफेस। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स एक बार एडजॉर्ब हो गए वो लोकलाइज्ड हो गए। मतलब एक पोजीशन पे वो बाइंडिंग हो गए और कहीं पर वो घूम नहीं सकते। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है द एडजॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स आर लोकलाइज्ड, दैट इज दे डोंट मूव अराउंड द सरफेस, और कोई सरफेस में मूव नहीं करेंगे। जो लास्ट एंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट ए डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स एंड द फ्री मॉलिक्यूल्स। मतलब मान लीजिए हम इनिशियली कुछ मॉलिक्यूल्स आप दिए थे, 100 मॉलिक्यूल्स दिए थे गैस मॉलिक्यूल्स यहां पर एडजॉर्ब होने के लिए।
उनमें 50 मॉलिक्यूल्स आर्जर हो गए, इनमें 50 मॉलिक्यूल्स आर्जर हो गए, तो और भी 50 मॉलिक्यूल्स बच गए। तो यहां पर जो ऑन आर्जर मॉलिक्यूल है और आर्जर मॉलिक्यूल है, उनके अंदर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इनका अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वहां पर एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन दोनों का प्रोसेस हो रहा है, वहां पर एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन दोनों का प्रोसेस हो रहा है। मतलब जिस रेट पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसी रेट पे भी डीजॉर्प्शन हो रहा है, और वहां पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, वहां पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। चलिए अभी क्या करेंगे, इस जितना जो अजम्पशन बताया उस अजम्पशन को यूटिलाइज करके, स्पेशली इस लास्ट वाला अजम्पशन को यूटिलाइज करके हम लांगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिराइव करेंगे, लांगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिराइव करेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं लांगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देख लेते हैं। और ये लांगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस अजम्पशन का सहारा लेना पड़ेगा जो मैं पिछले भी बताया था। देयर एग्जिस्ट ए डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द आर्जर मॉलिक्यूल्स एंड द फ्री मॉलिक्यूल्स। मतलब जितना मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे आर्जर हो रहे हैं, और जितना फ्री गैस मॉलिक्यूल्स है उनका अंदर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए मैं एक इक्वेशन लिखा हूं, इसमें कंसिडर करा हूं ए मान लीजिए एक गैस मॉलिक्यूल से और ये एम सरफेस के ऊपर आर्जर हो रहा है, तो ये इक्वेशन वो बनता है ए गैस प्लस एम सरफेस गिव्स राइज टू, ये होगा एम। इसमें एम का मतलब ये जो गैस है इस सरफेस के ऊपर आर्जर होके इस कॉम्प्लेक्स को बनाता है, और ये जो रेट पे हो रहा है वो के है, और ये जो रेट पे डिजल हो रहा है वो है के डी। तो के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये के डी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ डीजॉर्प्शन। अभी हम क्या करते हैं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा पहले देख लेते हैं। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखिए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पहले डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, जो गैस का प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं एडजॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है और भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर का इफेक्ट तो यहां पर नहीं रहेगा क्योंकि हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिराइव कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो पहले डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, और एक बात के ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सरफेस अवेलेबल। मतलब मैं आपको उसको समझा रहा हूं यहां से, देखिए मान लीजिए एक फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस के ऊपर जितना गैस मॉलिक्यूल्स आर्जर होगा, अगर ये सरफेस ऑक्युपाइड हो जाए, यहां पर मान लीजिए यहां पर ऐसे 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 ऑक्युपाइड हो जाए, तो ऑक्युपाइड होने पे वो सरफेस इतना एडजॉर्प्शन नहीं कर पाएगा जितना एक फ्री सरफेस एडजॉर्प्शन कर पाएगा। तो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नंबर ऑफ सरफेसेस अवेलेबल के ऊपर डिपेंड करेगा। कहां किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सरफेसेस अवेलेबल के ऊपर डिपेंड करेगा। उसको हम लेने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो साइड्स हो, टोटल नंबर ऑफ जो साइड्स है हमारा मान लीजिए n, और इस n नंबर ऑफ साइड से मान लीजिए थीटा, थीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड। मतलब थीटा एक रेशियो है, वो क्या एक रेशियो किसका है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, ये थीटा एक रेशियो हो गया। और तो यहां से अगर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का एक्सप्रेशन हम लिखे तो ये क्या होगा कि पहले इसका रेट कांस्टेंट लिखेंगे के, उसके बाद प्रेशर लिखेंगे वो है P,
उसके बाद क्या लिखेंगे, इस टोटल नंबर ऑफ, जितना साइड्स हमारा रहा, मान लीजिए n नंबर ऑफ साइड से, उस n नंबर साइड से जितना साइड्स ऑक्युपाइड हुआ, तो n इंटू 1 माइनस थीटा। देखिए इसको लिखने का मैं मीनिंग बता देता हूं। मान लीजिए x साइड था, मान लीजिए एक साइड था, एक साइड से मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन ऑक्युपाइड होगा, कुछ फ्रैक्शन ऑक्युपाइड होगा, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है तो ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ फ्रैक्शन मान लीजिए ऑक्युपाइड हो गया। तो एक साइड में अगर इतना फ्रैक्शन ऑक्युपाइड होकर इतना फ्रैक्शन बचता है, तो n नंबर साइड पे कितना बचेगा, n इंटू 1 माइनस थीटा। n नंबर ऑफ साइड से कितना बचेगा, n इंटू 1 माइनस थीटा। मेरे बात समझ रहे हैं? तो यहां अभी हमारा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का एक्सप्रेशन हम लिख लिए। अभी क्या करेंगे, रेट ऑफ डीजॉर्प्शन का, रेट ऑफ डीजॉर्प्शन का लिखेंगे। देखिए रेट ऑफ डीजॉर्प्शन भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक केडी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर लिख देते हैं केडी, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना एडजॉर्ब हुआ, जितना मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गया उनका ऊपर भी डिपेंड करेगा। और थीटा है क्या, नंबर ऑफ साइड्स ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पर केडी इंटू एन माइनस थीटा होगा, क्योंकि आपको मैं बता दिया अगर वन साइड है, वही कंसेप्ट, मान लीजिए वन साइड है उसमें थीटा ऑक्युपाइड हुआ है, तो एन नंबर साइड पे कितना ऑक्युपाइड होगा, एन थीटा, और एन थीटा जितना ही ऑक्युपाइड हुआ उसका ही तो डीजॉर्प्शन होगा। तो ये हो गया हमारा के डी इंटू एन थीटा, ये क्या हो गया, रेट ऑफ डीजॉर्प्शन। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का, ये हो गया रेट ऑफ डीजॉर्प्शन का। और यहां पर देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा है, देयर एग्जिस्टेड डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये इक्विलिब्रियम मूवमेंट कर रहा है। तो यहां पर अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ डीजॉर्प्शन का रेट इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है। तो एट इक्विलिब्रियम में यहां लिख सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम के ए पी एन 1 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, के डी एन थीटा, ये हो सकता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये डी है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको हो गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना है थीटा के लिए, और ये आपको मिल जाएगा लांगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्सप्रेशन। देखिए मैं इसको कैसे थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। देखिए मैं यहां पर लिख सकता हूं के ए डिवाइडेड बाई के डी इक्वल टू पी, सॉरी इंटू पी एन 1 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया क्या, एन थीटा। ये एन थीटा के साथ इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर के डिवाइडेड बाई के डी हो गया, और के डी के बदले मैं और एक भी कांस्टेंट डाल सकता हूं, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं के पी एन 1 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया एन थीटा, और ये के को मैं क्या लिख सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मैं ये लिख दिया। अभी इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सॉल्व करेंगे थीटा के लिए। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखिए ये यहां पे देखिए इस इक्वेशन पे n और n कैंसलेशन हो सकता है। तो यहां पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा के पी इंटू 1 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। यहां पर थीटा का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे कि इस पहले पूरा जो 1 माइनस थीटा को इधर ले आएंगे, तो के पी इक्वल टू हो गया थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। और देखिए इस थीटा को उसमें डिवाइड करने के लिए हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो 1 बाई के पी इक्वल टू हमको मिल जाएगा
1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, और ये हो गया 1 बाई के पी इक्वल टू 1 बाई थीटा माइनस 1, और इस थीटा को इधर भी ले आ सकते हैं, तो ये हो गया के पी प्लस 1 इक्वल टू थीटा, सॉरी 1 बाई थीटा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे 1 प्लस के पी डिवाइडेड बाई के पी इक्वल टू 1 बाई थीटा, और थीटा का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा यहां से के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। ये वाला एक्सप्रेशन आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। ये है आपका लांगमियर एडजर्प्शन आइसोथर्म का एक्सप्रेशन। तो आपको यहां से ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे, और इस ग्राफ में जैसे हम फ्रेंडली एडजर्प्शन आइसोथर्म में ग्राफ खींचकर उसको वेरीफाई किए थे, अभी उसके एक ग्राफ खींचकर वेरीफाई करेंगे, और उसमें दो केसेस है उसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमने पढ़े उसी एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करके एक ग्राफ खींचेंगे और इस एक्सप्रेशन से पता करेंगे कि ये लांगमियर एडजर्प्शन आइसोथर्म किस किस कंडीशन पे ओबे करता है अच्छी तरह से। तो देखिए, मैं अगर एक ग्राफ खींचूंगा थीटा के साथ प्रेशर का, तो ये ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। ये ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। मैं आपको इस टाइप का ग्राफ ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं फ्रेंडली एडजर्प्शन आइसोथर्म में, और बाद में हम भी देखेंगे कि ये फ्रेंडली एडजर्प्शन कहां पर, ये लांगमियर एडजर्प्शन आइसोथर्म कहां पर फ्रेंडली एडजर्प्शन से ओबे करता है। तो चलिए एक पहले इस जो इक्वेशन को दो कंडीशन पे हम देखेंगे। पहला जो हमारा कंडीशन होगा एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। देखिए लो प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे यहां पर इस वाला पार्ट बहुत कम होगा और ये 1 से वेरी वेरी लेस होगा। तो इस कंडीशन पे 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन केपी। ये कंडीशन पे क्या होगा, 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन केपी, क्योंकि ये लो प्रेशर का कंडीशन है। तो हमारा ग्राफ देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए हमारा इक्वेशन पहले कैसे हो जाएगा देखते हैं। देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं केपी को ओमिट कर सकता हूं क्योंकि केपी बहुत बड़ा है, सॉरी केपी बहुत छोटा है 1 की तुलना में। तो थीटा इक्वल टू केपी हो गया। थीटा इक्वल टू केपी का मतलब क्या होता है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। मतलब यहां पर जो एडजर्प्शन हो रहा है वो एक पूरा लीनियर चीजें ओबे कर रहा है। देखिए वही वाला कंडीशन लो प्रेशर पे हो रहा है। देखिए प्रेशर जब तक कम था ये लीनियर के तरफ बढ़ रहा है, ये पूरा लीनियर के तरफ चल रहा है। मगर जब प्रेशर हाई कंडीशन पे आता है, तब क्या होता है देखते हैं। देखिए प्रेशर एट हाई प्रेशर पे क्या होगा, देखिए हाई प्रेशर पे प्रेशर बड़ा हो जाएगा तो 1 से भी वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1 इज वेरी वेरी लेस देन केपी हो जाएगा, और 1 इज वेरी वेरी लेस देन अगर केपी होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं 1 को ओमिट कर सकता हूं, तो यहां पर अगर मैं 1 को ओमिट कर दूंगा तो ऊपर और नीचे केपी हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे अगर केपी हो जाएगा वो तो कैंसलेशन होके वो 1 हो जाएगा। मतलब थीटा प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वही बात यहां पर देखिए ग्राफ पे शो हो रहा है। यहां पर ग्राफ पे क्यों शो हो रहा है, देखिए जब प्रेशर हाई पे होता है वो जितना भी आप प्रेशर डाल दे उसके बाद देखिए ये पूरा कर्व लीनियर पे चल रहा है, ये कर्व पूरा लीनियर पे चल रहा है। मतलब प्रेशर के ऊपर उसका इस एडजर्प्शन थीटा का कोई भी इफेक्ट नहीं है। मेरे बात समझ रहे हैं, मैं दो कंडीशन अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर थीटा यहां पर प्रेशर के साथ कैसे वेरी हो रहा है, डायरेक्टली वेरी हो रहा है। तो यहां पर प्रेशर का पावर क्या है 1,
यहाँ पर प्रेशर का पावर है 1, और यहाँ पर वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। जब हाई प्रेशर है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पर प्रेशर का पावर क्या है, 0। यहाँ पर जो प्रेशर का पावर है तो 0। तो मैं एक एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू के ई टू दी पावर n, और ये n का वैल्यू इस लांगमुयर एडजॉर्प्शन के लिए किसके किसके बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में। तो n का वैल्यू किसका बीच में रहेगा, 0 से 1 का बीच में। देखिए इस वाला कंडीशन भी हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में पढ़े थे और डायरेक्ट ऐसे वाला ही एक एक्सप्रेशन देखे थे। तो ये जो लांगमुयर एडजॉर्प्शन भी फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन को भी ओबे कर रहा है, मतलब फ्रेंडलिच ने जो भी बात बोला था लांगमुयर ने वही बात बोला। तो चलिए मैं आपको पूरे डिटेल पे समझा दिया व्हाट इज लांगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसका क्या क्या अजम्पशन था, और मैं आपको उसका डेरिवेशन और ग्राफिकली भी बता दिया, ये दोनों केसेस भी बता दिया, और ये किस तरह से फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को भी ओबे करेगा उसको भी बता दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाइए। बाय बाय।